प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। लेकिन ध्यान रहे, आपने यदि अभी तक बहुविकल्पी प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला को नहीं देखा है, नहीं तैयार किया है, तो अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी तैयार कर लें, ताकि आप परीक्षा हो या एक दिवसीय परीक्षा, या तो आप जिंदगी के दौड़ में हो या फिर डिग्री लेने की दौड़ में हो, तो कहीं भी फेल नहीं होंगे। आइए चलिए समझते हैं आज का पहला सवाल। कहता है, राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का क्या हो, लाभ हो। कोई सामान आप खरीदते हैं तो उसको जब भी बेचते हैं तो उसे लाभ लेकर बेचते हैं, पक्का है, या फिर घाटे पर बेचते हैं। तो ऐसा होता है कि अक्सर आप उसे लाभ पर ही बेचते हैं। यदि कच्चा माल है जो सड़ने गलने वाला हो, उसे भले आप क्या कहते हैं, भैया नौने पौने दाम जो भी मिल जाए बेच दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सामान आपका सड़ने गलने वाला, खराब नहीं होने वाला है, उसको आप चाहे जब बेचेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। ऐसे में कह रहा रेडियो खरीदा गया कितने में, 300 में। तो आपको लिखना है भाई रेडियो का क्रय मूल्य। क्या लिखना है कि रेडियो का क्रय मूल्य, यानी रेडियो खरीदा किस में गया है, 300 रुपए में। कितने रुपए में, 300 रुपए में। रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। अब आप देखेंगे कि जब रेडियो का क्रय मूल्य 300 हो गया तो आपको फायदा लेना है 20%। तो देखिए 20% लाभ है, 20% लाभ, 20% लाभ बराबर कितना होगा, 300 रुपए का 20% आपको निकालना होगा। 300 का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 3 दूनी 6, यानी 60 रुपए का क्या हो रहा आपको लाभ। यानी आप लाभ 60 रुपया लेंगे तब उस रेडियो को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 20% लाभ पर रेडियो का क्या होगा भैया, कितने रुपए में बेचा जाए। तो देखिए आप लिखेंगे कि 20% लाभ पर रेडियो, क्या, रेडियो का विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गया ना, विक्रय मूल्य लिखना है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य 300 रुपया पहले आपका दाम था और 60 रुपया और आपने लिया है, तो कुल कितने रुपए में, 360 रुपए में उस रेडियो को बेचेंगे। यही सवाल आपके एक दिवसीय परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे कैसे लगाएंगे। तो बस आपको क्या लेना है, 300 रुपए का रेडियो और 20% लाभ, तो 100 + 20 यानी 120% पर हम उसे बेच देंगे। तो 2 जीरो खत्म, 12 तिया 36, यानी 360 रुपए में उसे बेचेंगे, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याएं किन्हें कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्याएं, दो संख्याएं आपको बतानी है। तो चलिए समझते हैं। पहले हम अभाज्य संख्या हेडिंग डाल देते हैं। अभाज्य संख्याएं हम हेडिंग डाल दे रहे हैं। अब आप अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से ना विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लिखेंगे वह संख्याएं, क्या लिखेंगे आप, वह संख्याएं जो एक से, किससे, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या ये बातें समझ गए ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। आपने नोट कर लिया होगा
हमारे साथ आप नोट करते चलेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। यदि आप अच्छे से लिखकर तैयार करेंगे तो पूरा पूरा नंबर पाएंगे। तैयार हो जाएगा तो आप एग्जाम में लिखेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे आप देखेंगे, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से और भी सभी संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से और भी सभी संख्याएं होती हैं। मैं कह दूं कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती भैया? 15 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। क्या ये बात समझ गए ना? अब देखिए, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या। आप देखेंगे जो 9 है और 15 है ये विषम संख्या, लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या, या हम ऐसे कह लें कि ये संयुक्त संख्याएं हैं। बात समझ में आ जाएगा? अगली संख्या क्या दिया है? संयुक्त संख्या। इसलिए मैंने बताया कि ये सभी भाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या है। क्या इतनी बात समझ गए? आपके एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखो, अब ऑप्शन के हिसाब से बताओगे या एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 2 बताओगे, या फिर ऑप्शन में दिया हो, क्योंकि एक बार एग्जाम में दिया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओगे, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या बताओ, ऐसे ऑप्शन दे दिया था, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो भैया सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या ऑप्शन के हिसाब से -2 हो जाएगा, या फिर कोई और ऑप्शन दे दे, ऑप्शन के हिसाब से ये सवाल का उत्तर टिकेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैं दे दूं -7, -23, -47 और -5। इसमें सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो भैया 47 होगी, क्योंकि जितना माइनस जो होगा वो उतना छोटा होगा। ये आपको समझ के चलना है। अभाज्य संख्या शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलते हैं, अब हम संयुक्त संख्या पर चलते हैं। क्या चलते हैं? संयुक्त संख्या। देखेंगे संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो मैं लिखता हूं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्याएं वह संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के बजाय कुछ और भी हो, या आप ऐसे कह सकते हैं वह संख्याएं जो एक से कटती हो, स्वयं से किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हो, उन्हें हम संयुक्त संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो एक से, स्वयं से किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें संयुक्त संख्या या फिर ब्रैकेट में भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगा? उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं या उन्हें क्या भाज्य संख्या कहते हैं।
अब देखो जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 4 है, एक नहीं है। एक क्योंकि खुद से कट रही है, एक से कट रही है, एक का कोई फैक्टर किया नहीं जा सकता, इसलिए एक ना तो भाज्य है ना ही सम संख्या है, विषम संख्या है और एक विशेष संख्या है। ध्यान रहेगा, गलती ना हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या, उससे बड़ी संख्या 6, उससे बड़ी संख्या और भी संख्याएं 6, 8 है, 10 है, ये सभी संख्याएं 9, आप 9 ले लो, 10, ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि भाजकता के कुछ नियम बताइए। किसके नियम बताना है? भाजकता के नियम। तो आपको लिखना भैया भाजकता या भाज्यता आप लिख सकते हैं, या जो भी लिखना चाहे विभाजिता भी लिख सकते हैं भैया ना, बहुत सारे नाम है। विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल आपको बताना है। तो देखो मैं 2 का नियम बताता हूं, 2 के नियम, कुछ नियम बताना है, सारा नहीं बताना है, 2 का बताना है। किसी बड़ी से बड़ी संख्या, मैं लिख देता हूं, किसी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक, क्या भैया? इकाई अंक, किसी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, क्या हो? यदि 0 हो या सम अंक हो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या होगी भैया? 2 से विभाज्य होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? जैसे मैं आपसे बात कर लूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप कह सकते हैं 2, 24, 20, 2542, 8464 या 68, ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल देकर लिखना। अगला मैं आपको दे रहा हूं, अगला आपको लिखना है 3 के विभाज्यता। क्या बताना है? 3 के नियम आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ही आपको सारा लिखना है, 2 का नियम, 3 का नियम, जो भी समझ में आ जाए, बस सवाल का उत्तर सही तरीके से लिखना है। देखिए संख्या, किसी भी संख्या की, अगला नियम आपको लिखना है क्या? किसी भी संख्या के अंकों का योग, क्या लिखना है? अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि क्या भैया? 3 से विभाज्य हो, पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाज्य हो, तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या बात समझ गए? तभी वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। क्या ये बातें सबको समझ में आ जाएगा? जैसे आप देखेंगे कि 42, 327, देखो 4 2 6, 3 से कट जा रहा, 3 दूनी 6, 3 2 5 7 12, 3 से कट जा रहा। अगर हम देखेंगे 3 5, देखो 5 3 8 2 10 5 15, ये भी संख्या 15 मतलब 3 का गुणज है, यानी ये भी संख्या 3 से विभाजित है। इस प्रकार से 2 के नियम क्या हुए? किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 से कट जाता है या इकाई अंक में 0 हो या सम संख्या हो, तभी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरी तरह कट जाता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 से कटेगी, यानी यहाँ पर 3 का विभाज्यता का नियम लागू होगा। 4 की विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई के स्थान से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से पूरी तरह कट जाएगी तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी।
अगर आप देखें 5 का नियम, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो या 0 हो तभी वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। 6 का नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो वह संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 7 का नियम, 8 का नियम, 10 का और सारी नियम लिखना। यहाँ कह रहा है भाज्यता के कुछ नियम लिखना है, तो आप 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, यह आपके ऊपर है। स्क्रीनशॉट ले लो, और भी सारी संख्याएं हैं। हो गया, आशा करते हैं कि हो गया होगा। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। कह रहा सलमा अपनी बहन रेशमा, देखिए अगला सवाल दिया आपको, कह रहा सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो आपको लिखना है हल, और आपको करना क्या है, हल। देखिए कह रहा है सलमा, देखो यहां रहने दो लिखने को, इधर लिख लो सलमा, हल। सलमा और कौन है, रेशमा, 2 लोग हैं। सलमा है और कौन है, रेशमा है। कह रहा सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। माना रेशमा यक्ष साल है, तो सलमा कितने साल की हो जाएगी, यक्ष प्लस 10 या 10 प्लस यक्ष साल की। ये इनकी वर्तमान आयु है। कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। कह रहा 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, अब देखो 4 वर्ष पहले लिख लो, 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी भैया, 4 घटा दो, 10 प्लस में यक्स माइनस में 4, और इनमें भी 4 साल घटा दो, क्योंकि उम्र साथ साथ बढ़ती है और उम्र साथ साथ घटती है, ये आपको समझ के चलना है। तो सलमा इस समय कितने की हो जाएंगी, यक्स प्लस 6 साल की, और उनकी बहन रेशमा यक्स माइनस 4 साल की हो जाएंगी। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा के आयु की दुगनी थी। तो देखो सलमा की आयु कितनी है, यक्स प्लस 6 है, और रेशमा की आयु कितनी, यक्स माइनस 4। अब पढ़ो, 4 वर्ष पहले इन सब की आयु है कि नहीं है, ये 4 वर्ष पहले आयु है। कह रहा सलमा अपनी बहन रेशमा के आयु की दुगनी हो जाएगी। तो रेशमा में यदि हम 2 से गुणा करा देंगे तो उसकी बहन की आयु के बराबर हो जाएगा। 2 एकन 2 यक्स माइनस 2 चौके 8, और यहाँ क्या आया, यक्स प्लस में 6 आ गया। अब देखो 8 इधर आ जाएगा, यक्स उधर जाएगा, तो 2 यक्स के पास यक्स आया, और 8 इधर आ गया, तो 6 प्लस 8 हो गया, तो 8 6 14 बराबर 2 यक्स माइनस यक्स बराबर यक्स। देखो यक्स का मान आ गया, यक्स का मान रेशमा। अतः रेशमा आपको लिखना है, अतः रेशमा 14 वर्ष की है, अतः रेशमा 14 वर्ष की है, और उसकी बहन सलमा, उसकी बहन कौन है, सलमा, सलमा कितने साल की हो जाएगी, 14 प्लस 10 24 वर्ष की, 14 प्लस 10 यानी 24 वर्ष की उसकी बहन रेशमा हो जाएगी। यानी वे दोनों 14 और 24 साल की हैं। रेशमा सलमा कितनी की है, 24 की, रेशमा कितने वर्ष की है, 14 वर्ष की। क्या बातें समझ में आया। यदि आपको ये वीडियो ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। बहुत अच्छा सवाल, हम भी एग्जाम दे रहे थे जब डीएलएड का, तो उसमें इस टाइप का सवाल आया था, और अब इतना अच्छा सवाल है, बताओ। कह रहा कि चित्र देख लो, चित्र दिया गया है, इसमें चित्र देखकर दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। कह रहा 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो पहला आपको लिखना है, कह रहा 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो अब देखो 3 त्रिज्या लिख लो। क्या लिखना भैया, 3 त्रिज्या। 3 त्रिज्या, तो 3 त्रिज्या कौन कौन है, देखो पहले इसमें देखो त्रिज्या ओ ए। क्या भैया, त्रिज्या ओ ए है, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, त्रिज्या ओ ए है, और त्रिज्या ओ सी है, और त्रिज्या ओ बी है। क्या बात समझ गए ना। तो त्रिज्या बताओ, त्रिज्या कौन कौन सी त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या आपको लेना है पहले ओ ए, फिर ओ सी, फिर ओ बी, ये 3 त्रिज्याएं हो गई। फिर दूसरा आपको लिखना है, इसमें कह रहा 3 जीवा के नाम बताओ। 3 जीवा बताना है। जीवा किसे कहते हैं भैया, वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो मैं आपको जीवा के बारे में दिखा देता हूं। देखो एक जीवा ए बी है, एक जीवा ये ए बी है, एक जीवा ए सी है, एक जीवा बी सी है। क्या बातें समझ पाए आप, यही दोनों तीनों जीवाएं हैं। तो 3 जीवा आपको लिखनी है। तो 3 जीवा कौन कौन लिखना है आपको, पहले आपको लिखना है ए बी लिखना है, फिर जीवा आपको लिखना है, फिर ए सी लिखना है,
फिर आपको लिख लेना है BC। ये 3 जीवा हो गई, 3 जीवा हो गई। अगला देखो कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो वृत्त का व्यास, देखो वृत्त का व्यास, व्यास देख लो, ध्यान दो, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे, ऐसे कहे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर व्यास क्या है इसे आप समझोगे। तो वृत्त का व्यास जो है देखो AC है, वृत्त का व्यास क्या है? AC है। चौथा देखो क्या कहता है? कहता है वृत्त का केंद्र लिख लो। तो चलो वृत्त का केंद्र लिख लो। वृत्त का केंद्र अगर आप यहाँ देखोगे तो वृत्त का केंद्र क्या है भैया? O है। वृत्त का केंद्र सेंटर, ये देखो वृत्त का केंद्र क्या है? O। इस प्रकार से आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर आप अच्छे से लिख डालेंगे। क्या वृत्त के बारे में समझ में आया? वृत्त का मतलब समझ में आया। ये वृत्त का केंद्र O है और ये BA और C जो है वृत्त की जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है, यही व्यास है। और वृत्त का एक जीवा AB है और BC है और AC है। बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, क्या है भैया? कह रहा है यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो कितना आसान है। कह रहा है वर्ग की एक भुजा कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त नहीं, वर्ग दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप बता दो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता क्या होता भैया? भुजा का वर्ग करने पर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो भुजा कितनी है? 6 गुणे में 6 लिख लो, 6 छवा का 36 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर हो जाएगा 6 छवा का 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा हो जाएगी। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे लगाए गए हैं। फूल के पौधे हैं, रमेश का बगीचा है और जिसमें पौधे लगाए गए। और किस प्रकार के पौधे हैं? फूल के पौधे हैं। नीचे दिए गए सारणी में इन पौधों की संख्या भी दी गई है। इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। इन्हें किस ग्राफ द्वारा बताना? पिक्टोग्राफ के द्वारा बताना है। तो पिक्टोग्राफ को बारे में आपको पिक्टोग्राफ के बारे में बताया गया है कि पिक्टोग्राफ क्या है कि मतलब आंकड़ों को चिन्हों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित करना। तो चलो मैं लिख देता हूं। देखो पौधों के नाम मैं लिख दिया भैया। पौधों ना लिखो, फूल आप लिखो। फूल के पौधों या पौधे, फूल के पौधों के नाम। चलो मैंने लिख दिया। और यहां लिख दो संख्या। क्या लिख दिए? संख्या। अब आपको ऐसे स्केल बना देना है, ऐसे बना लेना है। अब देखो यहां पर मानना होगा। माना 5 फूल बराबर, क्या मान लेना? माना 5 फूल बराबर एक ग्राफ, 1 2 3 4 5। क्या समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो फूल के पौधों का नाम क्या है? पहला नाम है गुलाब। क्या दिया भैया? गुलाब। तो देखो मैंने लिख लिया गुलाब, लिख लिया गुलाब। और देखो गुलाब में कितने फूल हैं? 30 फूल हैं। और एक फूल कितने के बराबर है? 5। तो भैया 5 छक 30 यानी 6 फूल बनाना होगा। 1 2 3 4 5। समझ गए ना? एक ऐसे आपको बनाना होगा। और कितने बनाने? 5 5 10 हुआ है अभी। 10 5 15 हो गया। लो क्या हो गया? 15 हो गया। 15 5 20 हो गया। ऐसे आपको भी बनाना है, ऐसे वहां बनाना है। 20 5 25 हो गया। जलेबी छान लो, जलेबी। बस इमरती देखे हो कि नहीं देखे हो? इमरती देखो ये हो गया भैया 30। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30। 30 फूल हो गए कि नहीं हो गए? गुलाब के बाद दिया है गेंदा। किसका दिया है? गेंदा। तो गेंदा का फूल ले लो, गेंदा लिख लो यहाँ पर। क्या लिख लो यहाँ पर? गेंदा लिख लो। और गेंदा में कितना है? 25। तो 5 बनाना होगा। 1 5 हो गया। 5 5 10। चलो 5 5 10 हो गया। 5 5 10 हो गया है ना। और 10 5 15 हो गया। लो 15 बना दिया मैंने। 15 5 20 बना दिया। चलो 20 बना दिया। 20 5 25। 25 दिया है ना? देख लो जरा सा एक बार, गलती ना हो।
25 फूल हो गए गेंदा में, गेंदा में। अब जूही का फूल कैसा होता है पता भैया? चलो मैं सफेद बना दे रहा हूं, मुझे पता नहीं। जूही लड़की का नाम भी है। और जूही का फूल, जूही में कितना फूल है? 10। तो 5 बन गया ना, 5 बन गया, 5 और 5 5 10। लो, जूही का फूल भी बना दिया 10। उसके बाद डहेलिया मतलब हो सकता है गुड़हल है, गुड़हल टाइप का है डहेलिया। क्या डहेलिया में कितना दिया है जरा देख लो? तो 45 दिया। भैया कितना बनाना होगा? 5 9 45, 9 बनाना होगा। कितना बनाना हो? 1 2, उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया 4, उसके बाद 5 बना लिए, 5 के बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर हो गया 8, चलो 8 के बाद 9। अब देखोगे डहेलिया में कितना हो गया भैया? 45 फूल हो गया। क्या समझ में आ रहा है? डहेलिया के बाद रजनीगंधा है, रजनीगंधा है तो चलो रजनीगंधा लिख लो, रजनीगंधा का फूल बना लो। रजनीगंधा का कितना बनाना है? 15। तो 1 यानी 5 5 5 10 और 10 5 15 फूल हो गया। इस प्रकार से आपको पिक्टोग्राफ को प्रदर्शित करना है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से आपको बाउंड्री बना, बॉक्स बना के, ये आपका पूरा सवाल का उत्तर होगा। यही पिक्टोग्राफ आपको प्रदर्शित करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आए पुनः रिवीजन करने के लिए वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बड़ी मेहनत से बना है, जान लेना, बना लेना जरूर, अच्छे से समझ लेना और सवाल गलत ना होने पाए। अगला दिया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किया गया। पाई ग्राफ द्वारा किसी कक्षा के 60 बच्चों का परिणाम दिया गया है और कह रहा है इसमें से चित्र को देख लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो ये देखो ग्राफ आपके सामने है, इस ग्राफ में देखना है कि सबसे ज्यादा बच्चे किस श्रेणी में। देखो ये द्वितीय श्रेणी है, आपको देखो ये द्वितीय श्रेणी दिया गया है, ये द्वितीय श्रेणी है, सेकंड क्लास वाले, ये फर्स्ट क्लास वाले, ये फेल हो गए हैं, और ये थर्ड क्लास वाले हैं, थर्ड डिवीजन वाले हैं। कहता है कि किस श्रेणी में सबसे ज्यादा बच्चे उत्तीर्ण हुए। देखो ये 360 में, देखो एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। यहाँ 180 अंश बच्चे पास हुए, यहाँ 90 अंश, यहाँ 30 फेल हुए, यहाँ 60। तो सबसे ज्यादा 180 अंश का ग्राफ दिख रहा है। 180 अंश बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास हुए। तो सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में पास हुए? तो आपको लिखना है, आपको लिखना क्या है भैया? लिखना है हल और पहले सवाल का उत्तर लिखना है। पहला, सबसे अधिक बच्चे द्वितीय श्रेणी, क्या भैया? द्वितीय श्रेणी में पास हुए। ठीक है ना? आप देख लीजिए और देखकर बता दीजिए। अगर आप कहें कितने पास हुए तो मैं लिख देता हूं भैया 60 बच्चों का 180 अंश मान निकालना। 180 बटे में 360। देखो 0 से 0, 18 दूनी 36 और 2 3 6, यानी 30 बच्चे क्या होंगे? 30 बच्चे पास हुए हैं। क्या बात समझ में आ जाएगा? फिर क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है यहीं पर, कहता है कि प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या से अनुपात बता दीजिए। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे लिख लो। पहले प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे लिख लो। चलो उत्तीर्ण बच्चे कितना है जरा देखिए। कुल 60 लड़कों में प्रथम श्रेणी में कितना है? 60 अंश। तो 60 बटे 360 लिख लो। 360 कहां से आता भैया? देखो पूरा मान 360 है, 360 में 60 ही बच्चे तो पास हुए हैं। इस प्रकार से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 का 36 और 6 10 में 60, यानी 10 बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए? 10 बच्चे पास हुए। किस में पास हुए 10 बच्चे? प्रथम श्रेणी में। और अनुपात बताना है तो फर्स्ट अनुपात किसका बताना है? द्वितीय का। फर्स्ट अनुपात द्वितीय बताना है। पहले में 10 बच्चे, दूसरे में 30 बच्चे, तो यह अनुपात आ जाएगा क्या? 1:3 के अनुपात में पास हुए। इस प्रकार से आपको लिखकर सवाल का उत्तर देना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 दिया गया हो,
एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो देखो मैं आपको बता देता हूं ऐसे सवाल को कैसे हल करना है। इस सवाल को हल करने के लिए पहले आप लिखिए हल और लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखिए? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दिया गया है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप भी लिखना होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 225 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो ठीक है लिख दिया गया। क्योंकि आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का वर्ग, बराबर इसे हम लिख सकते हैं 225। यहां देखो अब आप लिख सकते हो भुजा का बराबर ये अंडर रूट में 225 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। अब देखो इस 225 को हम लिखेंगे 15 15 में 225, यानी 225 का वर्गमूल क्या होगा? 15। यानी अतः भुजा कितनी आ गई? भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर। क्या बात समझ में आ जाएगा? और इसे आपको लिख देना कि भैया उत्तर बराबर ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर 15। देखो अगला दिया है क्या? कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 15 दिया गया हो, पहला समीकरण, और x माइनस वाई बराबर 10 दिया गया हो, दूसरा समीकरण, तो x और y का मान। तो आपको लिखना समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। क्या लिखना आपको? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। लिखिए समीकरण 1 लिख दीजिए, तभी तो नंबर पाएंगे आप। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख लो। क्या लिख लो भैया? जोड़ने पर। क्या बात समझ गए? तो देखो कि x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई और 10 प्लस में क्या? 15। देखो y से y कट गया, x क्या आ गया? 2x और 15 10 25 आ गया। और x का मान देखोगे तो 2 जाके बटे में आ जाएगा, तो यानी 12.5 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 12.5। अब देखो अब फिर आपको लिखना है x का मान। क्या लिखना है? x का मान समीकरण किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखने पर आप ऐसे कर लो। समीकरण 1 क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 15 है, यही तो समीकरण 1 है। इसमें x का मान 12.5 रख लो, प्लस y बराबर 15 आ गया। 12.5 को ट्रांसफर करोगे तो 12.5 उधर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा y। और देखोगे 12.5 15 में से घट जाएगा तो 2.5 सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब आपको लिखना है अतः x बराबर 12.5 और y बराबर 2.5 सवाल का उत्तर। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का गणित का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये वीडियो या सारे प्रश्न हल करवा रहा हूं। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न, ये सारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।